हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनजी एसेस में। और लौट आए हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर बेटा, क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। अब इस चैप्टर को बेटा हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ज्यादा डेप्थ में भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है काफी लंबा है, प्लस बोर्ड के अंदर इस चैप्टर में से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कि बोर्ड के अंदर इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो इस चैप्टर का वेटेज है बेटा हमारा 7 से लेकर 8 मार्क्स तक। यानी 7 से लेकर 8 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल हमें बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ बेटा हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से, और किस किस टॉपिक से आपके किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेटा आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपका कोई डाउट होता है तो उसके ऊपर हम अलग से एक नई वीडियो लेकर आएंगे। प्लस बेटा इस वीडियो से आपका एक बेनिफिट और होने वाला है, जो आपकी नोट्स की प्रॉब्लम थी वो भी आपकी सॉल्व कर दी है बेटा। कि जो चैप्टर के नोट्स होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पीडीएफ पूरी की पूरी हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ के साथ नोट्स बनाना चाहें तो साथ के साथ बनाइए, प्लस अगर बाद में देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है बेटा लाइफ। तो बात करते हैं कि लाइफ क्या होती है। तो अगर बेटा अगर लाइफ की मैं बात करूं तो लाइफ सुनकर आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वो है हमारी लिविंग थिंग्स। लाइफ सुन के क्या आना चाहिए बेटा? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स की ही क्या होती है बेटा? लाइफ होती है। लाइफ का सिंपल में अगर वर्ड में बात करूं तो लाइफ क्या है बेटा? जीवन। और जीवन किसका होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी जीवन नहीं होता। तो अगर लाइफ वर्ड सुनो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्यों? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वो इस यूनिवर्स के अंदर क्या करते हैं बेटा, इस अर्थ के ऊपर की बात करें तो वही जीते हैं, वही मरते हैं और फिर दोबारा से नेचर का पार्ट बनते हैं। तो जो ये तीनों प्रोसेस करता है बेटा वही हमारा किस कैटेगरी में आता है? लाइफ। लाइफ के अंदर किसके अंदर आएगा बेटा? लाइफ के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम लिविंग थिंग्स की। तो लिविंग थिंग्स को हम कैसे पहचानेंगे? अब हमने यहाँ पे ये बोला ना कि लाइफ जो है किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम लोग भी कौन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसका मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे हम किसी भी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह पाएंगे और कैसे नहीं। ठीक है, तो वही डिफरेंस अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो जरा देखिए, सबसे पहला, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने आप मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा? हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लो बेटा ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का। क्या वो अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं बेटा। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं इसका मतलब कि वो क्या कर रहे हैं बेटा? मूव बाय देमसेल्व्स। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? लिविंग थिंग्स की। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। अब ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेटा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? खाना पीना और ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के आप सांस नहीं ले पाओगे और सांस नहीं ले पाओगे तो आप जी नहीं पाओगे। तो जिंदा रहने के लिए बेटा खाना, एयर यानी ऑक्सीजन और वाटर आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट जिस भी ऑर्गेनिज्म की नीड हो वो हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं बेटा। समय के साथ, टाइम के साथ वो अपनी ग्रोथ को क्या करते रहते हैं? बढ़ाते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ह्यूमन बींग्स बचपन में काफी छोटे होते हैं बेटा, जब हमें ये बेसिक नीड्स हमारी पूरी होती रहती है, यानी हमें ऑक्सीजन मिलती रहे, खाना मिलता रहे, पानी मिलता रहे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं बेटा? डिवाइड करते रहते हैं और हमारी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं बेटा? ग्रो भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर सेंसिटिव। दे आर सेंसिटिव। अब सेंसिटिव का मतलब क्या है? सेंसिटिव का मतलब है बेटा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर के अकॉर्डिंग यानी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेंसिटिव। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बेटा, अब मेरे सामने अचानक से कोई कार आ जाए और एकदम से आके ब्रेक लगा दे तो मैं यहाँ पर चौंक जाऊंगा। अब चौंक जाऊंगा तो अपने बचाव के लिए या तो अपने हाथ आगे करूंगा या कुछ ना कुछ करूंगा, मेरी पलकें झपकेंगी, कुछ ना कुछ होगा बेटा। तो इसका मतलब कि मैंने यानी मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया बेटा? अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। यानी एनवायरनमेंट में कोई एक्टिविटी हुई, मेरे नेचर में कोई एक्टिविटी हुई और उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया।
इसी को बोलते हैं बेटा कि नेचर के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सेंसिटिव। नेक्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। अब ये रेस्पायर क्या होता है बेटा? एनर्जी को कन्वर्ट कर देना। बेसिकली जो आप फूड यूटिलाइज कर रहे हो उसमें से क्या, किस लिए फूड किस लिए खा रहे हो बेटा? एनर्जी के लिए। तो उस फूड में से आपने एनर्जी को क्या कर लिया? रिलीज कर दिया। वही हमारा क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। और भी इसके अंदर बेटा ब्रीथिंग वगैरह, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन आएगा, वो हम डिटेल में अभी चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन पूरा डिटेल में पढ़ना है बेटा इस चैप्टर के अंदर, तो हम उधर देखेंगे डिटेल में कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, ये क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट का मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है बेटा? री का मतलब दोबारा और प्रोड्यूस का मतलब बनाना। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे सेम इंडिविजुअल्स को दोबारा से क्या करते हैं? बनाते हैं और नेचर का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्लियर? तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि अगर ये चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल जाए, इनमें से कई चीजें आपको देखने को मिल जाए, तो उसको आप किसमें कंसीडर कर सकते हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो हमें यहाँ पर बेटा क्या पता लगा कि लाइफ जो है किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी लिविंग थिंग्स की होती है। नॉन लिविंग थिंग्स की कोई भी लाइफ नहीं होती। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे किससे मिलके बने हैं बेटा? क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, सेल्स। किससे मिलके? सेल्स। किससे मिलके बेटा? सेल्स से। और सेल्स हमारे क्या होते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी हमने बेटा, यानी इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर कुछ भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल जाए तो उसको आप कैरेक्टराइज कर सकते हो कि वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा लाइफ प्रोसेस। अब हमने लाइफ को पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो जरा समझिए, लाइफ का मतलब अभी हमने क्या देखा बेटा? जीवन। लाइफ का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? जीवन। और जीवन किसका होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ से बेटा कुछ पढ़कर शब्द पता लग रहा है कि जीवन और प्रक्रिया क्या? तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस अपने बॉडी के अंदर करनी होती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। दोबारा सुनिए बेटा, रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने जीवन जीने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, यानी नेचर का पार्ट बने रहने के लिए जो प्रोसेसेस यानी जो प्रक्रियाएं अपनी बॉडी के अंदर करनी होती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस को बेटा हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारी बेटा रेस्पिरेशन, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी ये 4 तरह की हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगी और उसको सर्वाइवल करने में क्या करेंगी? मदद करेंगी। ठीक है, तो बेसिकली बेटा रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इनके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी बेटा हमारी होती है एक रिप्रोडक्शन। इसके अलावा भी हमारी एक होती है रिप्रोडक्शन, बट रिप्रोडक्शन को हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन बेटा हमारे बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 3 बहुत डिटेल में दे रखा है, अलग से दे रखा है। तो रिप्रोडक्शन जो है ना बेटा, उस 3 चैप्टर में हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी हम रिप्रोडक्शन की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो अभी हमारी बेटा जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हमारे 4 तरीके के होते हैं, एक तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक एक करके बेटा जानते हैं कि क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या एक्सक्रीशन होता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन और क्या रेस्पिरेशन। ठीक है, अब उससे पहले एक छोटा सा टर्म है बेटा मेटाबॉलिज्म। अब समझिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। केमिकल प्रोसेस किसके अंदर बेटा? हमारी इनसाइड योर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे केमिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं बेटा? जैसे कि डाइजेशन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी नई नई चीजें बनाते हैं, जैसे कि मसल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्या है बेटा? ये प्रोसेस हमारी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली केमिकल प्रोसेसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर बेटा मेटाबॉलिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। एक तो कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। अब जरा देखो बेटा, थोड़े ये जो वर्ड हैं कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, थोड़े मिलते जुलते हैं, तो इसको याद करने का आप एक तरीका समझिए। जैसे कि कैटा, अब यहाँ पर हम CAT कैट की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम कैसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं बेटा? कट की तरह, CUT कट। किसकी तरह बेटा? CUT कट।
कट का मतलब क्या होता है? तोड़ना, काटना बेसिकली। तो जब आप किसी भी चीज को काटोगे तो वो बेटा मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बेटा यहीं से याद रखना आप कि कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, याद रखना दोबारा से कि लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में हमने ब्रेक डाउन कर दिया और एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। इसका एक एग्जांपल समझिए बेटा। कैटाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है वो है हमारी बॉडी के अंदर होने वाला डाइजेशन। अब डाइजेशन होता है ना बेटा, हमने फूड लिया, इनटेक किया, अब वो डाइजेस्ट होगा तो कैसे? ब्रेक डाउन होगा ना बेटा। उस खाने के अंदर, फूड के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा, फाइबर अलग हो जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है बेटा? जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो हमारा क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और जब हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, जब हम खाना खा लेते हैं बेटा, तो उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। तो देखो बेटा यहाँ पर एनर्जी भी क्या हो रही है? रिलीज। तो कैटाबॉलिज्म हमारा क्या हो गया बेटा कि लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़कर हमने छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया और उससे एनर्जी रिलीज कर दी। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा एनाबॉलिज्म की। अब एनाबॉलिज्म को या ए से समझना बेटा। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। क्या मतलब? एडिशन। ए का मतलब क्या समझ लो आप? एडिशन। ठीक है, और जब आप किसी भी चीज को जोड़ते हो तो मल्टीपल चीजें एक सिंगल चीज में बदल जाती हैं। तो बस यहीं से याद रखना बेटा कि जब आप छोटे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देकर, यहाँ पर देखना बेटा, छोटे मॉलिक्यूल को एनर्जी देकर एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हो तो वो हमारा किसके अंदर आता है बेटा? एनाबॉलिज्म के अंदर। किसके अंदर आएगा बेटा? एनाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है बेटा कि कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी बाहर रिलीज होती है और एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अब एनाबॉलिज्म का एग्जांपल की बात करें बेटा तो मास बिल्डिंग, हमारी बॉडी के अंदर जो मास बनता है, मसल बनती है, तो वो किसकी मदद से बनती है? प्रोटीन की मदद से। किसकी मदद से बेटा? प्रोटीन की। तो प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लिए हमने और एनर्जी ली और दोनों से मिलकर क्या बना दिया हमने? मास मसल बिल्डिंग बना दी। क्या बना दी बेटा? मसल। ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स पढ़े हमने, एक तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। तो ये आप डिफाइन को याद रखना बेटा, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये आपकी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। अब जरा देखिए, अब न्यूट्रिशन को समझने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को समझने से पहले आप समझिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें बेटा तो न्यूट्रिएंट्स को आप सिंपल समझिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या समझोगे आप? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, अब फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है। अब फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जैसे कि बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, फाइबर, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये हमारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमारे फूड के अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और फाइबर। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। और हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बेटा आप फूड किस लिए खाते हो? ताकि आपको एनर्जी मिले, आपकी बॉडी ग्रोथ करे, आपकी बॉडी रिपेयर करे। ठीक है, तो फूड के अंदर अगर ये कंपोनेंट्स नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो उस फूड का क्या मतलब है? कोई भी मतलब नहीं है। जब आपकी बॉडी को कोई फायदा ही नहीं दे रहा तो उस फूड का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली बेटा हमारी बॉडी के लिए अच्छे के लिए होते हैं। किसके लिए? अच्छे के लिए, तो हमें फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब जरा समझिए बेटा कि बाय द प्रोसेस विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। अब यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है बेटा? गेट एनर्जी। ठीक है, अब हमने फूड को कंज्यूम करा, ठीक है,
अब फूड को कंज्यूम करेंगे तो बेटा फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और जैसे ही न्यूट्रिएंट्स को आप कंज्यूम करोगे तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें पता है बेटा कि हमारे मास को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो ऐसे ही बेटा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अपने अलग अलग क्या होते हैं, काम होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को इंटेक कर फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमने क्या किया, यूटिलाइज किया। अब यूटिलाइज किसके द्वारा करते हैं बेटा, हमारी बॉडी के द्वारा। बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो फूड के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। और एनर्जी जब लेते हैं ना बेटा तो किसके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के टोटल मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी जब थक जाती है तो एनर्जी देने के लिए, और हमारी बॉडी के सेल्स जो कुछ डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी के द्वारा जो फूड को यूटिलाइज किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, न्यूट्रिशन। तो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं न्यूट्रिशन की बोलूं तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा जो फूड होता है उसको यूटिलाइज करना, किसके लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, और जो सेल हमारे डैमेज हो गए हैं उनकी रिपेयर के लिए। तो उसे हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। अब जरा देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा कि न्यूट्रिशन किसके द्वारा हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो हमें यहाँ से ये पता लगा बेटा कि दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे न्यूट्रिशन को करते होंगे, यानी उनकी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा बेटा, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे आपके माइक्रोबैक्टीरिया हो, ठीक है, चाहे आपके प्लांट्स हो, चाहे आपके ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सबके बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, न्यूट्रिशन प्रोसेस होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक को जरा समझना बेटा। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ, ठीक है। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रॉफिक का मतलब होता है बेटा यहाँ पर नरिश, NOURISH, नरिश, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगा बेटा कि ऐसे न्यूट्रिशन जो अपने आप को सेल्फ नरिश करते हैं। सेल्फ नरिश का मतलब कि जो अपनी देखभाल स्वयं करते हैं। अब अपनी देखभाल स्वयं करने का मतलब क्या है कि अपना सर्वाइवल करना। तो अपना सर्वाइवल कैसे होगा बेटा, खाने से। किससे होगा, खाने से। तो ऐसे न्यूट्रिशन जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी वो किसी और पर डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर डिपेंड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जांपल, इसका एग्जांपल द प्लांट्स। एग्जांपल क्या होते हैं, प्लांट्स। और हमें पता है कि प्लांट्स किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को। अभी आप ये जानिए बेटा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर डिपेंड होते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए स्वयं खाना बनाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे वो न्यूट्रिशन होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, यानी जो अपना जीवन जीने के लिए दूसरों पर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल हेटरोट्रॉफिक के अंदर हमारे एनिमल्स आ गए और ह्यूमन बींग्स आ गए। अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड होते हैं बेटा, प्लांट्स पे। किस पे होते हैं, प्लांट्स पे। अब हमें पता है कि जब तक प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तब तक एनिमल भी खाना नहीं खाएंगे। एनिमल नहीं खाएंगे तो बेटा एनिमल्स की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, सिंपल, सर्वाइवल कर ही नहीं पाएंगे अपना। तो बेसिकली बेटा इनडायरेक्टली वे में हम कहें तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। क्लियर। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेल्फ डिपेंडेंट, और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं बेटा, हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। क्लियर। अब इनको जरा डिटेल में पढ़ते हैं बेटा कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक के अंदर जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके ऊपर आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो जरा देखिए बेटा कि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो जरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जांपल बेटा प्लांट्स, एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी किसकी होती है बेटा, लाइट एनर्जी। किसकी होती है, लाइट एनर्जी। यानी जो फोटोसिंथेसिस है बिना लाइट एनर्जी के नहीं हो सकता।
और याद करो बेटा, आपने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में कि लाइट एनर्जी के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं हमारे, फोटॉन्स के पार्टिकल। किसके होते हैं, फोटॉन्स के पार्टिकल। इसीलिए बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो लाइट एनर्जी को यूज कर कर अपना खाना बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब फोटो क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये फोटोन के पार्टिकल्स की मदद से अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। सनलाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स के पार्टिकल। तो बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसके कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी भी बेटा क्या करती है, अपना खाना को स्वयं बनाती है। किस प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है बेटा हमारा यूग्लिना। यूग्लिना भी बनाती है हमारी, ठीक है। एक और एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है। तो याद रखना, ये कुछ हमारे किसके एग्जांपल थे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब हम बात करते हैं बेटा कि कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, लेकिन हमारे नेचर में प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं उनकी हेल्प लेकर क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अब केमिकल्स की मदद से बना रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब केमिकल्स कहां से आए बेटा, नेचर के अंदर हमारी नाइट्रोजन गैसेस वगैरह, सॉइल के अंदर सल्फर गैसेस वगैरह ये प्रेजेंट होती हैं, तो नेचर में से आसपास से वो क्या लेते हैं, केमिकल्स को लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनसे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप। एग्जांपल इसका बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे ऑटोट्रॉफ के। तो हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं बेटा डिटेल में कि हमारी फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं और किन किन रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए बेटा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले मैं आपको जरा डिटेल बताऊंगा, ये स्टेप्स क्या लिखे हैं अभी थोड़ी देर में समझेंगे बेटा। उससे पहले आप आइए ये समझिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। अब पता आपको होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। अगर आपसे बेटा कोई क्वेश्चन पूछे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, लीव्स के अंदर। यानी लीव्स जो होती हैं प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो हमारी क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं। अब क्या सिर्फ लीव्स बनाएगी, तो ज्यादातर पोर्शन में लीव्स ही बनाती हैं बेटा, क्योंकि हमारी लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिस जिस जगह पर हमारे प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। और ज्यादातर हमारी क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, लीव्स के अंदर। तो जरा समझिए, अब लीव्स के अंदर क्या है बेटा, अब लीव्स के अंदर हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर मैं साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस की बात करूं कि मेन जो फोटोसिंथेसिस हमारी लीव्स के अंदर कहां हो रही है, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द सेल। अब किचन क्यों बोल रहे हैं, अब आपको पता है ना किचन का मतलब क्या होता है। किचन वो जगह होती है बेटा जहां पर हम अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही हो रहा है कि प्लांट के वो कौन सा पार्ट है जिसमें खाना बन रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बन रहा है बेटा, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ से बेटा दो क्वेश्चन बने हमारे कि साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्लियर। अब जरा समझिए बेटा, आपके सामने ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दे रखा है। अब क्लोरोप्लास्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट की बात करें बेटा, तो लेफ्ट वाले पार्ट में अब जरा देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। अब ये ग्रीन ग्रीन, अब ये ग्रीन ग्रीन क्यों है, क्योंकि बेटा ये हमारा कौन सा पार्ट कहलाता है, थाइलाकॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, थाइलाकॉइड, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब थाइलाकॉइड के अंदर ये जो आपको ये लेयर्स जो दिख रही है बेटा, इनको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं इनको, ग्रेना, ग्रेना, ठीक है। तो अगर आपसे अब पूछे बेटा कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कहां से होती है, तो आप बोलोगे बेटा कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट, थाइलाकॉइड का ग्रेना, जिसका नहीं लाइट रिएक्शन हमारी किसमें होगी, ग्रेना के अंदर। अब ये लाइट रिएक्शन क्या है, तो अब बेटा समझिए कि फोटोसिंथेसिस हमारी दो पार्ट्स के अंदर होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। समझते हैं बेटा कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और डार्क रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है जरा समझेंगे। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए बेटा, इस डायग्राम के अंदर अभी राइट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, हम लेफ्ट वाले साइड की बात करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट वाले साइड की हम जब बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए बेटा क्या प्रेजेंट है, ग्रेना। अब ग्रेना के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। इसका मतलब कि सबसे पहला काम किसका होगा बेटा, क्लोरोफिल का होगा। किसका होगा, क्लोरोफिल। तो अब जरा समझिए
कि लाइन वाइज लाइन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, जरा इंपॉर्टेंट है, समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से भी क्वेश्चन आता है, तो बेटा बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहला बेटा काम, जैसे ही सनलाइट हमारे प्लांट पर पड़ेगी, लीव्स पर पड़ेगी, तो लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो क्लोरोफिल को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहला हमारा काम किसका होगा बेटा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहला काम एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे ही सनलाइट हमारी लीव्स पर पड़ी, क्लोरोफिल क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब क्लोरोफिल एक्टिवेट होगी तो कुछ ना कुछ काम होगा बेटा क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल का क्या काम होगा, दूसरे स्टेप में देखना। क्लोरोफिल जो है ना बेटा, सनलाइट को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एब्जॉर्ब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट। तो क्लोरोफिल ने क्या किया बेटा, कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब क्लोरोफिल का काम चल रहा है अभी, अभी और कुछ नहीं आया बेटा। क्लोरोफिल का काम क्या हुआ अभी, कि उसने सनलाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अब थर्ड पार्ट में देखना बेटा, अब जो क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करा, उसमें से कुछ सनलाइट यानी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी केमिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, केमिकल एनर्जी में। तो यहां लिखना बेटा सम लाइट एनर्जी, सम लाइट एनर्जी converted into chemical energy। केमिकल एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगी, केमिकल एनर्जी। तो कुछ ना कुछ लाइट एनर्जी हमारी किस में बदल गई बेटा, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब सारी नहीं बदलेगी बेटा, कंप्लीट नहीं बदलेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी ही लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलेगी। और केमिकल एनर्जी में भी बेटा किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म। किसमें बेटा, एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी क्या होता है, आपको पता है कि एनर्जी जब स्टोर होती है हमारी, तो किस फॉर्म में होती है बेटा, एटीपी की फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, क्लियर। तो कुछ एनर्जी हमारी एटीपी की फॉर्म में बदल गई। अब कुछ जो एनर्जी होगी लाइट एनर्जी, वो बेटा किस काम आएगी, फोटोलिसिस के। तो चौथा प्रोसेस हमारा क्या होगा बेटा, फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस क्या होता है जरा समझिए बेटा, फोटोलिसिस क्या होता है जरा समझिए। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखना, अब यहाँ पर जो रूट्स है बेटा, अब जो रूट्स हैं वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल में से। अब जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। याद रखना, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के जरिए वाटर को सॉइल सॉइल में से रूट्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और कहां तक पहुंचा दिया, लीव्स तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब लीव्स में ही हमारा बेटा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, याद रखना कहां पर हो रहा है, लीव्स के अंदर। अब जरा देखिए बेटा कि जैसे ही पानी लीव्स तक पहुंच गया, अब लीव्स के पास पानी भी पहुंच गया, प्लस उसके साथ साथ लीव्स के अंदर क्या है बेटा, हमारी सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर रखी है। तो कुछ एनर्जी हमारी किसमें बदल गई, केमिकल एनर्जी में। और कुछ जो बच जाएगी ना बेटा, वो वाटर को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। तो वाटर को किसमें, एक तो H प्लस आयन में, प्लस ऑक्सीजन गैस, प्लस एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी यहाँ पर वाटर को क्या कर दिया बेटा, ब्रेक डाउन कर दिया। और वाटर को ब्रेक डाउन करने का ही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा बेटा, हमारा फोटोलिसिस, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये तो नेचर में चली जाएगी, ये क्या हो गई, ये नेचर में चली गई, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास, एक तो H प्लस आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए बेटा, इस डायग्राम के अंदर फ्री फॉर्म में हमारे क्या घूम रहे हैं, एक तो NADP और एक ADP, ये भी हमारी एनर्जी की फॉर्म होते हैं। तो ये हमारी क्या कर रही है बेटा, फ्री घूम रही है, ठीक है। हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर NADP और ADP क्या हो रही है बेटा, फ्री घूम रही है। अब जरा देखिए, अब जो ADP का काम होगा, अब जो एडीपी फ्री घूम रही है बेटा, वो एडीपी क्या करेगी, वो एडीपी इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, वो एडीपी इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ले लेगी। अब वो एडीपी ने फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, एटीपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी। अब यहाँ पर एडीपी क्या है बेटा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी के अंदर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर फ्री क्या बचा, NADP। अब इस NADP का क्या होगा बेटा, ये NADP किसको ले लेगा बेटा, ये देखो ऑक्सीजन तो हमारी नेचर में चली गई और इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, क्या बचा बेटा, एक H प्लस आयन।
अब इस H प्लस आयन को लेकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH, इसमें हो जाएगा बेटा NADPH। अब NADP की फुल फॉर्म क्या है जरा देखो, मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर, निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हमारे किसकी फुल फॉर्म है बेटा, NADP की। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा कि यहां पर ये सबसे पहला प्रोसेस हमारी क्लोरोफिल एक्टिव होती है। क्लोरोफिल एक्टिव होने के बाद वो क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो कुछ सनलाइट हमारी केमिकल एनर्जी में बदल जाएगी, किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, और कुछ एनर्जी जो होगी बेटा वो हमारे वाटर को ब्रेक डाउन कर देगी, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। अब वाटर को एक तो H प्लस आयन में ब्रेक डाउन करेगी और यहां से ऑक्सीजन गैस निकलेगी और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब बेटा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ADP और NADP जो हमारे फ्री घूम रहे हैं वो क्या करेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन को लेकर क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ATP और NADPH। क्लियर। अब यहां पर बेटा, अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या बना बेटा कि फोटोसिंथेसिस में वो कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो याद रखना बेटा, लाइट रिएक्शन के दौरान हमारी ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। अब लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, लाइट रिएक्शन का मतलब है बेटा सिंपल कि जो हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन। अब इतनी जो रिएक्शन हुई है बेटा ये किसकी मदद से हुई है, सनलाइट की मदद से। अगर सनलाइट नहीं होती तो ऐसा कुछ होता क्या, नहीं होता। तो ये सारी की सारी बेटा यहां तक ये जो एंड प्रोडक्ट बने हैं हमारे, ये ATP और NADPH, ये हमारे पूरे क्या कहलाती है बेटा, लाइट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, लाइट रिएक्शन। इसका मतलब कि हमारी फोटोसिंथेसिस का आधा पार्ट हो चुका है। अब आधा पार्ट क्या बेटा, लाइट रिएक्शन। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, अगर थाइलाकॉइड देता है ऑप्शन में तो थाइलाकॉइड लगा देना, अगर थाइलाकॉइड नहीं देता तो आप ग्रेना भी लगा सकते हो। क्लियर। तो ग्रेना के अंदर बेटा हमारी लाइट रिएक्शन होती है। तो ये सारी जो हमने पढ़ी है हमारी क्या है बेटा, पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन। क्या है बेटा, ये लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं बेटा, हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं हम, हिल्स रिएक्शन। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा इसके राइट साइड में। ठीक है, अभी तक ये सारी की सारी प्रोसेस किस में हुई बेटा, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब डार्क रिएक्शन के लिए बेटा याद रखना कि डार्क रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट बने, एक तो ATP बना और दूसरा NADPH बना। ठीक है, अब इन्हीं दोनों प्रोडक्ट से हमारी डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब जरा क्लोरोप्लास्ट की तरफ देखना बेटा। अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ATP और NADPH बन गया हमारा, ATP और NADPH। ठीक है, अब जैसे ही ATP और NADPH बनेगा बेटा ये ग्रेना क्या कर देगा, इन दोनों को इस राइट वाले पार्ट में भेज देगा जिसका नाम है बेटा स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमा। क्लियर। तो यहां से ATP को NADPH को कहां पर भेज दिया बेटा, स्ट्रोमा के अंदर भेज दिया। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, अब जरा समझो बेटा। अब राइट साइड में, अब ये सारी चीज जो हुई लेफ्ट साइड में किसकी प्रेजेंस में हुई थी, लाइट की रिएक्शन में। अब लाइट चली गई बेटा, लाइट चलने का मतलब सनलाइट हमारी चली गई, अब रात हो गई। ठीक है, अब रात के टाइम पर सनलाइट प्रेजेंस नहीं है, सनलाइट एब्सेंस है, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन स्टार्ट होगी बेटा, डार्क रिएक्शन। जो सनलाइट की एब्सेंस में चालू हो रिएक्शन उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब रात में बेटा आपको पता है कि प्लांट हमारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा स्टोमा के अंदर क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। अब जरा समझना बेटा क्या क्या हो गया, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, दूसरा यहाँ से ATP ग्रेना ने दे दिया और दूसरा ग्रेना ने क्या दे दिया, NADPH। क्या दे दिया, NADPH। तो अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी जरा समझो बेटा। यहां से हमने ATP लिया था, दूसरा क्या लिया था बेटा, NADPH प्लस रात के समय पर स्ट्रोमा के अंदर क्या एब्जॉर्ब हुई थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पर स्टोर करके रखी थी कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीनों को जैसे ही आप रिएक्ट करोगे तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा बेटा, यहां से हमारा बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बन जाएगा बेटा, ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर। यहां से हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। अब जैसे ही ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है C6H12O। ठीक है, अब इसके अलावा अब जो ATP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा
NADP, यानी यहाँ पर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, यानी फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर आगे दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो डाइफॉस्फेट में, ठीक है। और जो NADPH था ये किसमें बदल जाएगा बेटा, NADPH, NADP किसमें बदल जाएगा बेटा, NADP में, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला क्या बन गया, आपका ग्लूकोज मिल गया। ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, शुगर बोलेंगे। तो यही बेटा हमारा क्या होता है, फूड होता है, किसका, प्लांट्स का। तो प्लांट्स के अंदर जो फाइनली आपको फूड मिला वो किस रिएक्शन के बाद मिला बेटा, डार्क रिएक्शन के बाद, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस हमने करी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, क्लियर। जिसको हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, ब्लैक्समैन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब एग्जाम में आपका चाहे ब्लैकमैन रिएक्शन पूछे, चाहे हिल रिएक्शन पूछे, चाहे डार्क रिएक्शन पूछे, चाहे लाइट रिएक्शन पूछे, तो आप इस तरीके से आप सभी में क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो एक बार हम फिर से बेटा एक शॉर्टली तरीके से रिवाइज कर देते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा, कि फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट्स करते हैं और प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फोटोसिंथेसिस किस किस के जरिए किया जाता है बेटा, एक तो सनलाइट के जरिए, क्लोरोफिल के जरिए, वाटर के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। अब वहां पर जो सबसे पहला प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, वो हमारा क्या होगा बेटा, कि क्लोरोफिल एक्टिवेट होती है और सनलाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और जो सनलाइट एब्जॉर्ब करी है क्लोरोफिल में, उसमें से कुछ सनलाइट यानी लाइट एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में भी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद कुछ लाइट एनर्जी हमारी बच जाएगी, वो वाटर का ब्रेकडाउन करेगी, और वही वाटर का ब्रेकडाउन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोलिसिस। अब जैसे ही वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर एक H+ आयन बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्री हमारे एटीपी, एडीपी और NADP था, वो हमारे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को और एक फ्री H+ आयन को ले लेंगे और दो नए प्रोडक्ट बना देंगे। एक तो एटीपी बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, NADPH, क्लियर। और ये एटीपी और NADPH जो है हमारी लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट होंगे, जो कि हमारी डार्क रिएक्शन को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। तो एटीपी और NADPH तक जो हमारी रिएक्शन थी वो थी हमारी लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बेटा हमारी जो डार्क रिएक्शन स्टार्ट हुई वो हमारी रात में स्टार्ट होगी। रात के टाइम पर क्या हुआ कि प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, प्लस जो एंड प्रोडक्ट बने थे हमारे, एक तो एटीपी और दूसरा NADPH। अब ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा, हमारा ग्लूकोज बना देंगे, जिसको हम फूड बोलते हैं प्लांट्स का। और एडीपी दोबारा से अलग हो जाएगा और दोबारा से NADP। अब जरा देखो बेटा, अब यही एडीपी और NADP दोबारा से ये यहाँ पर ग्रेना को वापस दे देंगे। अब यही प्रोसेस बार बार आपका क्या होता जाएगा, लगातार चलता जाएगा, क्लियर। तो ये आपके दो रिएक्शन थी, एक तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दोनों पार्ट्स में आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ से बेटा क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कि लेफ्ट साइड में हमारा ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, राइट साइड में हमारा स्ट्रोमा होता है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है, क्लियर है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट देखिए जरा क्या है, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी थी, तो याद करो, सबसे पहले क्लोरोफिल थी, ठीक है, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हुआ था। उसके बाद हमारा वाटर आया था, उसके बाद सनलाइट आई थी, और उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चार चीजें हमारी मेन है बेटा कार्बन किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन कौन सी बेटा, एक तो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हमारी क्या कहलाती है, क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट हमारी साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हमारी क्या कहलाती है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। क्या बोलेंगे, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, इस डायग्राम की मदद से देखिए कि हमारे क्लोरोप्लास्ट कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो जरा देखो, अब हम इस लीफ का क्या देख रहे हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन देखेंगे। अब क्रॉस सेक्शन के अंदर अब ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में आपको कई तरह के सेल्स दिख रहे होंगे। अब इस सेल्स के अंदर ये जो बेटा छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है बेटा, हमारी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब एक सेल के अंदर कम से कम 12 से 15 से 16 हमारी कुछ क्या हो सकती है,
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होगी बेटा, क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। तो हमारे प्लांट के हरे होने का रीजन भी क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होती है। क्लियर। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अभी अगर आपने ध्यान से बेटा फोटोसिंथेसिस को पढ़ा हो तो आप अपने आप बता सकते हो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आपको याद हो लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गैस निकली थी। अब ऑक्सीजन गैस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा बेनिफिट तो बेटा यही है फोटोसिंथेसिस का, कि वहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, photosynthesis is the main way through which a solar energy is made available for a different living things। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर नेचुरल एनर्जी का यूज करा। किसका बेटा, नेचुरल एनर्जी, यानी सनलाइट जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, उसका यूज करा और हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या किया, हमने सर्वाइवल किया। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट। और अभी आपको पता है बेटा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी अर्थ के ऊपर अगर कोई खाने को प्रोड्यूस करता है तो वो कौन करते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अदर स्पीसीज है हमारी, वो किस पर डिपेंड है, हमारी प्लांट्स पर। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। The process of photosynthesis also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे नेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रह जाए तो वो हमारे लिए क्या होगी, नुकसान करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का भी काम किसका होता है बेटा, प्लांट्स का होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर से लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो ये हमारी लाइफ को एक क्या करती है बेटा, मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, पूरा एक मेंटेन बैलेंस बना रहता है। क्लियर। आई होप बेटा आपको ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये इतना डिटेल में मैंने इसलिए पढ़ाया बेटा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा ये जो आपकी रिएक्शन है ना, अब इस पे हम देखो वापस आ जाएं तो जरा देखो ये सारी कहानी वही लिखी है बेटा कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज फॉर्म। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के अंदर क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। ठीक है, कौन कौन सी चीजों का यूज करके, सनलाइट, वाटर और भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का यूज करके। ठीक है, अब जरा देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी। अब क्लोरोफिल का काम क्या पढ़ा था अभी हमने बेटा कि सनलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर था वो हमारा दो पार्ट्स में टूट रहा था, एक तो हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। क्लियर। हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, टिपिकली ग्लूकोज। अब जो हाइड्रोजन था बेटा वो किसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। क्लियर। अब क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है बेटा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो अंदर आई और जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है बेटा, हमारी नोज है। ठीक है, हम नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बेटा प्लांट के पास ऐसा कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जिसके जरिए वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाए। तो वहां पर हमें बताया गया है बेटा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन गैस बाहर निकली वो किसके जरिए निकली, हमारे स्टोमेटा के जरिए। अब स्टोमेटा क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। क्लियर। तो यही हमारा पूरा प्रोसेस है बेटा जो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा। और इस रिएक्शन को बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको याद कर लो, इसको रट लो। जब भी फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए तो आपसे रिएक्शन पूछे चाहे ना पूछे, आप लिख कर आना बेटा। ठीक है, क्लियर। तो इस रिएक्शन को आपको लिख के आना है हमेशा फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अब चलते हैं बेटा हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है, अब आपके लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं वही हमारे क्या कहलाता है बेटा, स्टोमेटा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है बेटा, स्टोमेटा को कंट्रोल करेगा उसके गार्ड सेल्स। कौन करेंगे, गार्ड सेल्स। ठीक है, तो स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारी लीव्स के सरफेस के ऊपर जो कि हमारे गैसेस के एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी स्टोमेटा के जरिए ही हम बेटा ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ बेटा एक काम और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, अब एक्सेस अमाउंट में जो वाटर हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है
वही वाटर बेटा वाटर वेपर की फॉर्म में जब लीव्स के अंदर से स्टोमेटा से बाहर निकलने लग जाएगी, वाटर वेपर की फॉर्म में, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है, दोबारा समझिए एक बार, ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है वही वाटर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाए, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ से इस डायग्राम के अंदर देखिए बेटा, ये जो छोटे छोटे पोर्स देख रहे हैं ना, ये ये हमारे क्या है, ये हमारे स्टोमेटा है, ये हमारे क्या है बेटा, स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा आप समझ के क्या होता है, स्टोमेटा के जरिए क्या काम होगा, उसका फंक्शन क्या काम होगा, वो भी समझना। ठीक है, अब थोड़ा स्टोमेटा को और देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर डायग्राम देखो, अब यहाँ पर डायग्राम देखो बेटा, ये जो स्टोमेटा ये इस टाइम पर क्या है, ओपन है। ये स्टोमेटा क्या है, ओपन। और यहाँ पर ये जो स्टोमेटा है ये क्या है बेटा, क्लोज है। ठीक है, अब स्टोमेटा ओपन और क्लोज करने का, यानी इसको कंट्रोल करने का काम किसका है बेटा, इसके सेल्स का, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। अब नाम से पता लग रहा है, गार्ड, गार्ड का मतलब जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जो आपको कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो बेसिकली बेटा स्टोमेटा के ओपन होने के लिए और क्लोज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई होता है तो वो हमारा क्या होता है बेटा, गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो साइड में बेटा आपको बीन शेप्ड जो सेल दिख रहे हैं ना, ये जो बीन शेप्ड सेल दिख रहे हैं, यही हमारे क्या होते हैं बेटा, गार्ड सेल्स। क्या होते हैं ये, गार्ड सेल्स। ठीक है, अब गार्ड सेल्स के अंदर येलो येलो वाला पार्ट इसका न्यूक्लियस है, और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये हमारे इसके क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा स्टोमेटा के ओपन की और ओपन क्लोज होने की, तो स्टोमेटा ओपन कब होगा, जब उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होगा, यानी या तो ऑक्सीजन बाहर जा रही हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, तो उस टाइम पर बेटा हमारा स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ओपन हो जाता है। ठीक है, और जिस टाइम पर हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ना तो हमें ट्रांसपिरेशन करना, ना उस टाइम पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, तो उस टाइम पर स्टोमेटा क्या रहेगा बेटा, क्लोज रहेगा। क्लियर है, क्लियर। ठीक, अब जरा देखिए, हमेशा बेटा जरूरी नहीं है प्लांट के अंदर हमेशा ऑक्सीजन बाहर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहर जाने का प्रोसेस, ऑक्सीजन के बाहर जाने का प्रोसेस और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आने का जो प्रोसेस है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस दौरान होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। किसके दौरान होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो याद रखना, दिस पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओनली, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमेशा जरूरी नहीं है बेटा कि प्लांट ऑक्सीजन ही छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस जिस टाइम पर नहीं होगी, जो कि बहुत रेयर होता है प्लांट के अंदर, तो उस टाइम पर बेटा प्लांट भी अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। क्लियर। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना सिर्फ और सिर्फ हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान ही होता है। क्लियर है बेटा, तो यहाँ से आपका स्टोमेटा का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अब जरा देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे क्या होते हैं। तो जरा देखिए, अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से पहले कुछ हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन और तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब एक एक करके समझते हैं बेटा ये क्या होता है। अब सबसे पहला बेटा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमारे वो न्यूट्रिशन होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल डेड और डिकेइंग मतलब, डिकेइंग मैटर मतलब क्या है बेटा, कि जो सड़े गले मांस पर बिल्कुल अपना सर्वाइवल को क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो बिल्कुल सड़ा गला मांस खाएंगे और उससे जिंदा रहेंगे, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे बेटा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा फंगी, ईस्ट और मशरूम। ठीक है, ये देखो जरा, फंगी, ईस्ट और मशरूम, ये आपके किसके एग्जाम्पल है बेटा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब इसके अलावा, अच्छा होलोजोइक को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, होलोजोइक से पहले आप समझिए बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है,
अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन, नाम समझ पा रहे हो, पैरासाइट, यहाँ पर पैरासाइट, पैरासाइट क्या करता है बेटा, अपने होस्ट पर चिपक जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। तो ऐसा ही बेटा यहाँ पर है कि पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स हमारे वो होंगे बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारे वो न्यूट्रिशन होंगे जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने होस्ट की लिविंग होस्ट पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, उसकी बॉडी पर चिपक जाएगा और उसकी बॉडी के अंदर से, उसके अपनी बॉडी के अंदर से क्या करता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स लेते रहेगा और न्यूट्रिएंट्स लेगा, अपना सर्वाइवल करता रहेगा, ठीक है, लेकिन विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम, मारेगा नहीं, उसको किल नहीं करेगा बेटा, सिर्फ क्या करता रहेगा, उसकी बॉडी पे चिपक कर उसकी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा और अपना सर्वाइवल करता रहेगा। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के तौर पे लीच, लीच देखा है ना बेटा, लीच, लीच क्या हो जाती है, अगर शरीर पे चिपक जाती है अंदर से खून चूसती रहती है, लेकिन आपको मारती नहीं है, तो अंदर से खून चूसती रहती है, तो खून उसके लिए क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, खून के अंदर उसके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो वहां पर अपना सर्वाइवल किससे कर रही है बेटा, देखो आपके सामने डायग्राम दे रखा है, लीच इस तरीके से यहाँ से खून को क्या करती रहती है बेटा, ये चूसती रहती है, क्लियर। उसके अलावा टेप बॉम्ब, ठीक है, कसकटा। अब देखो जरा कसकटा, अब यहाँ पर समझना बेटा कसकटा क्या है। अब कसकटा एक प्लांट होता है, लेकिन फिर भी हमारा किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। ऐसा क्यों होता है जरा समझो बेटा, जो आपने जंगली घास देखी है बिल्कुल येलोइश कलर की जो होती है बेटा, उन्हें हम कसकटा बोलते हैं, हिंदी में बोले तो बेल पत्थर जिसे बोलते हैं, शायद बेल पत्थर, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा कसकटा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट नहीं होता, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है बेटा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। हमें याद है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि जब क्लोरोफिल एक्टिव होगी तब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, तब फोटोलिसिस होगा, तब जाकर बाकी का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जब बेटा क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता ये प्लांट, तो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता। अब अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा तो बेटा जाहिर सी बात है इसको दूसरों के ऊपर क्या होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा ये प्लांट की कैटेगरी है, लेकिन किसके अंदर आती है, हमारी पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, क्लियर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल, आपके सर के अंदर जुएं होते हैं बेटा, जुएं भी किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन की, होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। अब इसमें होलो, होलो का मतलब समझना बेटा, होलो का मतलब कंप्लीट होल, पूरा होल। जब हम पहले होल फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तब जाकर उसका टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर कर क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी पूरे होल कंप्लीट फूड को बॉडी के अंदर लेना, तब जाकर उसका डाइजेशन करना और उससे एनर्जी लेना और तब जाकर अपना सर्वाइवल करना, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है, डॉग्स, काउ, ह्यूमंस, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स, काउ जी क्या करती हैं बेटा, पहले अपने मुंह के अंदर खाने को रखती हैं, तब जाकर चबाती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, तब जाकर वो डाइजेस्ट होता है। तो इस पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब तीनों में से अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन की कुछ एप्लीकेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्लियर है बेटा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेटा अगर कहीं भी आपका डाउट लगता है आपको कि वहां पर आपको समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वहां पर कि इतने मिनट की वीडियो पर हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम आपको बेटा उसका रिप्लाई कर देंगे, जो भी सफिशिएंट आंसर होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस किस तरीके से होता है। अब उससे पहले बेटा जरूरी है पढ़ना कि कितने हमारे टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, कि हमारी एनिमल्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। सबसे पहला बेटा हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा ओमनिवोर्स। यानी यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, एनिमल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला क्या है हमारा हर्बीवोर। अब हर्बीवोर क्या होते हैं बेटा, हर्बीवोर को सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं तो शाकाहारी जानवर, सिंपल सी चीज शाकाहारी जानवर, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करते हैं। अब शाकाहारी भोजन का मतलब बेटा जो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे, क्या खाएंगे, प्लांट बेस्ड डाइट, वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, हर्बीवोर्स कहलाएंगे, ठीक है। देखो इसमें लिखा भी है हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट फीड प्लांट्स, लीव्स, फ्रूट्स, अदर प्लांट बेस्ड फूड फॉर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर प्लांट के अलावा और कोई फूड मटेरियल आपका नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे, उसके अंदर बनने वाले फ्रूट खा लेंगे, प्लांट खा लेंगे, घास खा लेंगे, तो यही हमारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं बेटा, हर्बी फूड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि रैबिट, काव, गॉट एक्सेट्रा। अब रैबिट हो गया, काव हो गया, गॉट हो गया, ये बेटा हमेशा क्या खाती हैं, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां नहीं, यहाँ तो बात करें हम मतलब हरी घास वगैरह, प्लांट वगैरह, यही सब खाती है। क्लियर? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, हर्बी। अब बात करते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? अब कार्निवोर्स हमारे ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो मांसाहारी भोजन को ग्रहण करेंगे। क्लियर? अब मांसाहारी के लिए बेटा अब उन्हें क्या खाना पड़ेगा, मीट। अब मीट कहां से मिलेगा, अदर एनिमल से। कहां से मिलेगा बेटा, अदर एनिमल से। तो जो एनिमल्स अदर एनिमल्स को खाते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर। जो ओनली सिर्फ और सिर्फ बेटा मांस ही खाते हैं, मांसाहारी भोजन ही खाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। जैसे कि एग्जाम्पल लॉइन, टाइगर, पोलर बियर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाते हैं। ठीक है, लॉइन वगैरह ये मांस ही खाएगा, घास नहीं खाता बेटा। शेर, टाइगर घास नहीं खाता, क्या खाता है, सिर्फ और सिर्फ मांस खाएगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, कार्निवोरस। ठीक है, अब तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है बेटा हमारी ओमनिवोरस की। इसकी आएगी ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस के अंदर बेटा वो एनिमल्स आते हैं जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बेटा, जैसे कि बियर, बर्ड्स, डॉग, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब ह्यूमंस एक्सेट्रा, अब ह्यूमन बींग्स को तो आप जानते हो ना बेटा, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट भी खाते हैं, प्लस बेटा मांस मछली ये भी खाते हैं। तो दोनों तरह के जो भोजन खा लें उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। क्लियर? तो ये तीन तरह के आपके क्या थे बेटा, एनिमल्स थे। तीन तरह की कैटेगरी थी एनिमल्स की, जिसमें सबसे पहला हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और तीसरा ओमनिवोर्स। हर्बीवोर जो शाकाहारी भोजन खाएंगे, कार्निवोर जो मांसाहारी खाएंगे, और ओमनिवोर जो दोनों तरह के भोजन खा सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब सबसे पहला एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अमीबा भी क्या है बेटा, एक एनिमल ही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है। कैसा है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल। अब एनिमल दो टाइप्स के होते हैं बेटा, कौन कौन से, एक तो यूनिसेल्युलर और दूसरा मल्टीसेल्युलर। तो यहाँ पर जो अमीबा है ना बेटा, वो हमारा क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो अमीबा के बारे में थोड़ा जानते हैं, जरा देखिए। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है बेटा, कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने सेल्स हो, वन। टोटल मिलाकर कितने सेल हो, एक सेल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब ही बेटा वन होता है, यूनि का मतलब ही क्या होता है, वन। क्लियर? तो यूनि का मतलब क्या होगा बेटा, वन। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा, अमीबा ईट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल। अब अमीबा को मैंने अभी क्या बताया बेटा, कि अमीबा खुद एक माइक्रोस्कोपिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑर्गेनिज्म है, तो बेटा वो क्या खाएगा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को ही तो खाएगा। तो अमीबा से जो छोटे साइज के माइक्रोस्कोपिक लेवल के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनको कौन खाएगा बेटा, अमीबा खाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल पैरामीशियम, जैसे कि एग्जांपल पैरामीशियम। अब पैरामीशियम को बेटा अमीबा क्या कर सकता है, ईट कर सकता है, क्योंकि पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या होता है, साइज में अमीबा से छोटा होता है। क्लियर? दूसरी चीज बेटा, अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन। अब बेटा अमीबा के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि हमारे पास है डाइजेशन के लिए स्टमक है, माउथ है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे बेटा ऐसे ही हमारे अमीबा के अंदर कोई अदर स्पेशल ऑर्गन नहीं होता न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर? अब द एंटायर प्रोसेस इज कैरिड थ्रू द बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब इसको समझेंगे बेटा, इसको भी डायग्राम की मदद से और देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पूरा एंटायर प्रोसेस है फूड को कंज्यूम करने का, एनगल्फ करने का, हाथ में जकड़ने का, तो ये पूरा प्रोसेस अमीबा किसके जरिए करता है बेटा, स्यूडोपोडिया। किसके जरिए, स्यूडोपोडिया। हम तो क्या करते हैं बेटा, हम मुंह में रख लेते हैं, हम चबाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा अमीबा के पास कुछ भी नहीं होता। तो ये सारा जो प्रोसेस होगा फूड को कंज्यूम करने का, न्यूट्रिशन का, वो सारा किससे करेगा बेटा, वो स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन करता है। अभी डायग्राम से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, न्यूट्रिशन इन एन अमीबा अकर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है बेटा, हमारे स्यूडोपोडिया की मदद से। अब स्यूडोपोडिया जिस तरीके से अपने खाने को क्या करेगा, एनगल्फ करेगा,
अमीबा सीडोपोडिया के जरिए अपने खाने को एनगल्फ करता है, जकड़ता है, उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे हम, फेगोसाइटोसिस। तो अमीबा के अंदर होने वाला जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। अब ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है बेटा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। तो देखो, फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड इज एनगल्फ्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा के द्वारा अपने फूड को एनगल्फ करना बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, वही हमारा पूरा पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। क्लियर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जरा देखो बेटा, अमीबा के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन हो रहा है, होलोजोइक। अब होलोजोइक हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम कंप्लीट फूड को, होल फूड को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करेंगे, तब जाकर उसका डाइजेशन होगा। तो ऐसे ही बेटा न्यूट्रिशन जो है अमीबा के अंदर इसी प्रोसेस से होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन से। तो सबसे पहले वो अपने फूड को क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर पूरा कंज्यूम करेगा, तब जाकर उसका डाइजेशन वगैरह, एसिमिलेशन वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो अब जरा देखिए बेटा, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, अब आपके सामने जो नीचे वाली इमेज है, ये आपके रियल इमेज है बेटा अमीबा की। कुछ इस तरीके का होता है जो कि आपका पानी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो अमीबा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना बेटा। अब इस डायग्राम के अंदर आपको 5 प्रोसेस दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एक तो इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा डिजेशन। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस के जरिए हम क्या करेंगे बेटा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेंगे। अब समझते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले क्या होगा और लास्ट में क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर डायग्राम को देखना बेटा, जरा डायग्राम को देखना। यहाँ पर ये अमीबा है हमारा। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, अमीबा की कोई भी शेप नहीं होती, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, और ना तो कोई ऐसी कोई स्पेशल जगह होती कि जिसके जरिए अमीबा की हमेशा उसी जगह से खाना खाएगा और उसी जगह से बाहर निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमीबा बेटा कैसा होता है कि फिक्स्ड शेप नहीं होती, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये फूड है अमीबा का। अब अमीबा ने धीरे धीरे फूड की तरफ क्या किया, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को निकालना स्टार्ट करा। तो देखो, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना बेटा, ये इन्हीं को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। अभी जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, जरा देखो कि जरा एंटायर प्रोसेस इज कैरिड थ्रू द बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस किसके जरिए होगा बेटा, स्यूडोपोडिया के जरिए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करा बेटा, जो फूड है उसकी तरफ अमीबा ने अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाया। अब जैसे ही आगे बढ़ाएगा बेटा, तो उसने ये फूड को क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। क्या कर लिया, एनगल्फ। जैसे जकड़ लेना तो क्या बोलते हैं, एनगल्फ करना। ठीक है, तो दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ बेटा, डाइजेशन। अब पहले प्रोसेस में इंजेशन हुआ है, ठीक है। अब इंजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इनटेक ऑफ फूड। अब अमीबा ने यहाँ पर फूड को क्या कर लिया, इनटेक कर लिया। दूसरे प्रोसेस में क्या किया बेटा, डाइजेशन। अब जैसे ही फूड को आप अंदर लेते हो, तो अब उसका क्या स्टार्ट होगा बेटा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अपना काम शुरू कर देंगे और जो भी फूड है उसको ब्रेक डाउन करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। तीसरे पार्ट में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। देखो लिखा हुआ है, आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स एंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू ऑस्मोसिस। अब बेटा अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, डाइजेशन के बाद वो सारा फूड कहाँ चला जाएगा बेटा, हमारे साइटोप्लाज्म में। कौन से प्रोसेस के जरिए, ऑस्मोसिस। याद रखना, ऑस्मोसिस। किसके जरिए बेटा, ऑस्मोसिस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सारा के सारा फूड कहाँ चला जाएगा बेटा, अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर, अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, एसिमिलेशन। क्या है हमारा, एसिमिलेशन। न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल, यूटिलाइज्ड बाय द सेल। अब अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होगा वो फूड को क्या करेगा बेटा, यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि उस फूड से एनर्जी को लेगा, न्यूट्रिएंट्स को लेगा और अपने रिपेयर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और अपने मेंटेनेंस के लिए क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा, एसिमिलेशन। और लास्ट क्या होगा बेटा, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है कि अमीबा ने जो फूड को कंज्यूम करा था, अब जरूरी नहीं है कि सारा के सारा क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अब कुछ हमारा अनडाइजेस्टेड भी रह जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा वो अमीबा के लिए क्या, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल। अब उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, इजेशन। तो अब यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ा बेटा, न्यूट्रिशन पढ़ा अमीबा के अंदर। तो अमीबा के अंदर 5 प्रोसेस में क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्या था हमारा, इंजेशन,
दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा डिजेशन। क्लियर? तो किसी भी एनिमल के अंदर, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई अदर एनिमल हो, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा वो इन्हीं 5 स्टेजेस से होकर जाएगा बेटा। सबसे पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन, और यही इसकी सीरीज है बेटा। इसको ऊपर नीचे मत कर देना, यही इसकी सीरीज कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ से बेटा आप इनको अपने नोट्स की तरह बना सकते हो। ठीक है? तो यही 5 प्रोसेस हमारे अमीबा के न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर? अब अमीबा का न्यूट्रिशन, और ये डायग्राम बेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है और आता भी आपका। ठीक है? पैरामीशियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या रहता है, अमीबा का न्यूट्रिशन रहता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है? अब जरा देखिए बेटा नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा, जो अभी आपने न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर पढ़ा ना बेटा, वही लगभग लगभग 99% सेम किसके अंदर है, हमारा पैरामीशियम। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी एनिमल हो उसके ये स्टेजेस थोड़ी ना बदल जाएंगी। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे एनिमल्स, उनके अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, यही प्रोसेस रहने वाले हैं। तो इनको आप याद कर लीजिए। अब आपसे अमीबा का पूछे तो भी आपको याद होना चाहिए, पैरामीशियम का पूछे तो भी याद होना चाहिए, और अगर आपसे ह्यूमन बींग्स का पूछता है तो भी याद होना चाहिए। क्लियर? तो ये स्टेजेस आपकी 5 बहुत काम आने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की। तो जरा देखिए, अब पैरामीशियम क्या है बेटा, पैरामीशियम भी एक माइक्रोस्कोपिक सॉरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? अब ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है बेटा, यूनिसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर है तो इसके अंदर भी कितने सेल्स होंगे, कितना होगा बेटा, एक। क्लियर? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अब बेटा एक बात बताओ, जब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही एक ऑर्गेनिज्म है तो ये खाएगा क्या, ये भी तो बेटा ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को खाएगा ना जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होंगे। क्लियर है? ठीक है? तो अब जरा देखिए, वहां पर अमीबा के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं था जहां से वो फूड को क्या कर ले, इंटेक कर ले। वो किसकी मदद से करता था बेटा, स्यूडोपोडिया की मदद से। किसकी मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से। लेकिन पैरामीशियम के अंदर जो फूड कंज्यूम होगा वो कहां से होगा बेटा, ओरल ग्रुप के अंदर। किसने, ओरल ग्रुप। मैं लिख देता हूं, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो, ओरल। ठीक है? तो ओरल ग्रुप के जरिए पैरामीशियम के अंदर फूड का क्या होगा बेटा, इनटेक होगा। क्लियर? अब जरा देखो बेटा, यहां पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपके, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो इस डायग्राम में भी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं बेटा सीलिया। क्या बोलेंगे इनको, सीलिया। ठीक है? इसको हम बोलेंगे सीलिया, इसको हम क्या बोलेंगे, सीलिया। अब सीलिया क्या करती है बेटा, पैरामीशियम की मदद करती है अपने खाने को पास बुलाने में और उसको जकड़ने में। ठीक है? तो सीलिया का काम ये होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और जहां से फूड को इंटेक करेगा पैरामीशियम, उसको हम बोलते हैं बेटा ओरल ग्रुप। बस ये दो चीजें डिफरेंट है बेटा पैरामीशियम के अंदर, बाकी पूरा प्रोसेस जो अमीबा के अंदर था वही सेम इसके अंदर रहने वाला है। जैसे कि एग्जांपल देखिए बेटा, इंजेशन। Paramecium has a hair-like structure called cilia that is used to sweep food particles from water and put them into its mouth. तो सीलिया का काम क्या होता है कि जो आसपास वाटर के अंदर जो फूड होता है उससे फूड को कहां पर लेके आना बेटा, माउथ के अंदर लेकर आना। ये हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सीलिया बोलते हैं, इसका काम होता है। ठीक है? तो इसके जरिए ओरल ग्रुप के अंदर उसने क्या किया बेटा, इंजेस्ट कर दिया फूड को, क्या कर दिया, इंटेक कर लिया। तो पहला स्टेप आपका यहाँ से पूरा होता है। दूसरा है बेटा डाइजेशन। इट रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आपको पता है कि डाइजेशन जब भी होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से ही होगा। तो यहाँ पर बेटा सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि पैरामीशियम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल। अब थर्ड जो होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। याद करो अमीबा के अंदर एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा था कि जो फूड है वो हमारा साइटोप्लाज्म क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। क्लियर? साइटोप्लाज्म। अब ऐसे ही सेम बेटा पैरामीशियम भी क्या होगा बेटा, पैरामीशियम के अंदर भी साइटोप्लाज्म फूड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है बेटा कि अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म फूड को एब्जॉर्ब कर रहा था वो तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कर रहा था। किसके जरिए, ऑस्मोसिस। ठीक है? और यहाँ पर जो करेगा बेटा वो किसके जरिए करेगा, डिफ्यूजन के जरिए। किसके जरिए करेगा बेटा, डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पैरामीशियम के अंदर फूड का क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए बेटा एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या था, एसिमिलेशन। अमीबा के अंदर एसिमिलेशन क्या हो रहा था, अमीबा के अंदर एसिमिलेशन क्या हो रहा था बेटा कि जो अमीबा के अंदर सेल था वो फूड को यूटिलाइज कर रहा था अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए और अपनी
मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसा ही सेम बेटा पैरामीशियम में भी होगा कि एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एंड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द पैरामीशियम, ठीक है, यानी एनर्जी को क्या किया, ऑब्टेन करा और उसको यूटिलाइज करा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा लास्ट वो है बेटा इजेशन। अमीबा में भी इजेशन में जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल रहा था, और ऐसे ही बेटा पैरामीशियम में भी होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अमीबा का न्यूट्रिशन और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन बेटा लगभग लगभग आपका सेम है, सिर्फ फर्क है उसके डायग्राम के अंदर, ठीक है, बाकी प्रोसेस हमारे सेम रहने वाले हैं। तो आप दोनों को इंटरकनेक्ट कर कर पढ़ना बेटा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम में आपका चाहे अमीबा पूछ ले चाहे पैरामीशियम पूछ ले, दोनों को आप अच्छे से बता सकते हो। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हमने अमीबा के बारे में पढ़ लिया, पैरामीशियम के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे बेटा कि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, मैंने क्या कहा था आपसे, याद हो तो जरा पुरानी मेरी बात याद करो कि कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इधर भी देखो बेटा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सब क्या है, सेम। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सेम है, आपके अमीबा के अंदर भी सेम है, और हमारे पैरामीशियम के अंदर भी सेम, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ चेंज होगा, क्या कुछ भी नहीं होगा, जरा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। तो सबसे पहले प्रोसेस में ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे बेटा, अपने फूड को इनटेक करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इंजेशन। दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, डाइजेशन। अब आपने फूड को कंज्यूम कर लिया, अब उसको कंज्यूम करने के बाद क्या होना चाहिए बेटा, उस फूड का ब्रेक डाउन होना चाहिए, और ब्रेक डाउन होगा तो वहां पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर, वो मैं आपको रफली बता देता हूँ अभी। वो स्टमक के अंदर, माउथ के अंदर से स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे वो स्टमक के अंदर जाएगा, क्लियर। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं डायग्राम के जरिए, लेकिन मैं अभी आपको बस रफली आइडिया दे रहा हूँ कि हमारा इंजेशन क्या होता है और डाइजेशन क्या होता है, क्लियर। तो इंजेशन इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने को ब्रेक डाउन करेंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन अभी आपने पढ़ा था ना बेटा कि आपकी ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं बेटा, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है बेटा, क्या होता है, ब्लड। अब जितना भी फूड होगा बेटा, जो फूड होगा वो फूड ब्लड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो फूड से जितनी भी एनर्जी बनी, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फूड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है, याद करना, ब्लड के द्वारा। इसके बाद रहेगा बेटा हमारा एसिमिलेशन। अब ब्लड ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब ब्लड का काम क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, यानी बॉडी के अंदर अगर कोई ट्रेवल कर सकता है हर एक पार्ट तक, तो वो हमारा क्या होगा, ब्लड होगा बेटा, क्या होगा, हमारा ब्लड होगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है बेटा, सेल से मिलकर। अब सेल से मिलके बनी है, तो सेल्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उनके सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। अब वही न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हमें कहाँ से मिली, फूड से मिली। जिस फूड को कौन लेके आ रहा है बेटा, हमारा ब्लड लेके आ रहा है। तो ब्लड सभी बॉडी के पार्ट के सेल्स तक जाएगा और उस एनर्जी को क्या कर देगा, उनको दे देगा। अब सेल का काम क्या होगा बेटा, जो एनर्जी ब्लड के अंदर थी वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगे और उसका क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। उसी यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिमिलेशन। यानी सेल्स के द्वारा खाने से बनी एनर्जी को क्या कर लेना, यूटिलाइज कर लेना, किसके लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए और अपने रिपेयर के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम जो है बोलेंगे बेटा एसिमिलेशन। और लास्ट हमारा क्या होगा बेटा, इजेशन, जहां पर हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, जो हमारा ब्लड रिफाइन करने के बाद जो वेस्ट आएगा, उस सबको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा, इजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इजेशन, क्लियर। तो इन्हीं स्टेप्स को कि किस किस स्टेज पर ये फॉलो होने वाले हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर, कैसे कैसे होते हैं, और इन स्टेजेस को कौन परफॉर्म करता है, इन फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा, हम आगे अब पढ़ेंगे, क्लियर। तो चलिए बेटा देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन एनिमल, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या नहीं बता रहा हूँ, क्लियर। अब जरा देखिए, यहाँ पर बेटा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। अब दो पार्ट्स में कौन सा बेटा, सबसे पहला हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, एसेसरी ऑर्गन। सबसे पहला क्या होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या होगा, एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है जरा समझो बेटा, जो हमारे माउथ से लेकर,
जो हमारे इधर माउथ से लेकर, जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक ये जो पूरी हॉलो पाइप होती है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सबसे वाइड पार्ट होता है, सबसे वाइड यानी चौड़ा जो हिस्सा होता है, वो होता है बेटा हमारा स्टमक का। किसका होता है? स्टमक का। ठीक है, वो कोई सा भी जानवर हो। ठीक है, देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी यही है, खरगोश के अंदर भी यही है। ठीक है, खरगोश ही है ना, कंगारू रैबिट ही है, हाँ खरगोश ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माउथ से लेकर एनस तक जो पूरी हमारी हॉलो ट्यूब होती है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही हमारा पूरा के पूरा फूड क्या करता है? ट्रेवल करता है, डाइजेस्ट होता है, और क्या करेगा बेटा? बाकी के प्रोसेस जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे बेटा कि एलिमेंट्री कैनाल से हम किस तरीके से फूड से एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि एलिमेंट्री कैनाल की जो अप्रोक्स लेंथ होती है वो कितनी होती है? 7 से लेकर 9 मीटर। एमसीक्यू में आ सकता है कि बताइए कि एलिमेंट्री कैनाल की जो अप्रोक्स लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा? 7 से लेकर 9 मीटर। ठीक है, याद रखना 7 से 9 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा एसेसरी ऑर्गन्स की, कि एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे। अब एसेसरी ऑर्गन्स बेटा वो ऑर्गन्स होते हैं हमारे जो हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं, यानी बाहर से सपोर्ट करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन बाहर से सपोर्ट करेंगे हमारे डाइजेशन में। उन्हें हम क्या बोलेंगे? एसेसरी ऑर्गन। जैसे कि हमारा लीवर और पेनक्रियास, पढ़ेंगे इनके बारे में भी। लीवर और पेनक्रियास हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी बाहर से ये क्या करते हैं? हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो बाहर से मदद करे हमारे डाइजेशन में, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एसेसरी ऑर्गन। क्या बोलेंगे? एसेसरी ऑर्गन। कौन से? एक तो लीवर और एक पेनक्रियास। क्लियर? ठीक है, देखो जरा, लीवर, पैनक्रियास और एक और है बेटा सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड क्या होंगे अभी हम पढ़ेंगे आगे। क्लियर? तो चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। अब जरा देखिए, अब स्टेप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होंगे आपके, अब वो क्या क्या होंगे जरा देखो। सबसे पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से। तो सबसे पहला स्टेप हम माउथ से ही पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप कर रहे हैं अभी हम माउथ। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, माउथ। अब माउथ को हम क्या बोलते हैं? ब्यूकल कैविटी। माउथ को हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, ब्यूकल कैविटी। ठीक है, अब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस पूरा यहीं से स्टार्ट होगा। और याद करो बेटा, जो आपको 5 स्टेप पढ़ाए थे उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? इंजेशन। कौन सा था बेटा? इंजेशन। ठीक है, तो इंजेशन का मतलब क्या है बेटा? इनटेक ऑफ फूड। अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर इनटेक ऑफ फूड कहां से होगा बेटा? माउथ से होगा। किससे होगा? माउथ से। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा माउथ, जिसको हम ब्यूकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या किया बेटा? हमने फूड को इंजेस्ट करा, यानी फूड को इनटेक करा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस फूड इज इंजेस्टेड। दूसरा बेटा क्रस्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। अब हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं? दांत होते हैं। अब दांतों से आप उसको क्या करते हो? खाने को बाइट करते हो, और जैसे ही चबाओगे तो वो किसमें टूट जाएगा बेटा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, अब यही जो बेटा फूड को चबाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मैस्टिकेशन। ठीक है, याद रखना इस वर्ड को, मैस्टिकेशन। अपने मुंह के अंदर खाने को चबाने का प्रोसेस, च्यू करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, जैसे ही आपने फूड को इंजेस्ट करा, स्टेप बाय स्टेप समझना, लाइन बाय लाइन। जैसे ही आपने फूड को इंटेक करा, फूड को इंटेक करने के बाद आपका दूसरा काम किसका हुआ? दांतों का। दांतों ने उसको क्या किया बेटा? च्यू करा, और जैसे ही च्यू करेगा वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही टूटेगा तो आपकी टंग के ऊपर क्या होते हैं बेटा? टेस्ट बर्ड। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड। अब जो टेस्ट बर्ड होंगे आपकी टंग के ऊपर वो एक्टिव हो जाएंगे, और वो एक्टिव होने की वजह से हमारे सैलिवरी ग्लैंड भी क्या हो जाएगा? एक्टिव। और ग्लैंड, अब यहाँ पर एक टर्म समझना बेटा, ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड का मतलब एक ऐसा मतलब पार्ट कह सकते हो बॉडी का, या ऐसा ऑर्गन कह सकते हो, या ऐसा टिश्यू कह सकते हो जो कि किसी चीज को, लिक्विड को क्या करे? प्रोड्यूस करे। क्या करे बेटा? किसी लिक्विड को प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर जो हमारा ग्लैंड है जो माउथ के अंदर, वो हमारा कौन सा होता है बेटा? सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको? सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होगा बेटा? सलाइवा को प्रोड्यूस करना। सलाइवा एक तरह का लिक्विड होता है, उसको कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो जरा देखो, सबसे पहला स्टेप फूड को इनटेक करा, दूसरा दांतों ने उसको क्रश करा, च्यू करा, जिस प्रोसेस को मैस्टिकेशन बोलते हैं। उसके बाद बेटा कि टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड थे वो एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद सैलिवरी ग्लैंड ने क्या किया बेटा? सलाइवा को प्रोड्यूस करा। माउथ के अंदर क्या किया? सलाइवा को प्रोड्यूस करा। अब जैसे ही सलाइवा को प्रोड्यूस करेंगे बेटा, सलाइवा हमारे फूड के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मिक्स हो जाएगा। अब सलाइवा जैसे ही फूड के साथ मिक्स होगा तो सलाइवा क्या करेगा बेटा? उसको एक मॉइस्चरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। क्या कर देगा? एक मॉइस्चरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा।
तो जब बेटा फूड के साथ हमारा सलाइवा मिक्स हो जाता है और जो मॉइस्चरी स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बोलस। ठीक है, याद रखना, यहाँ लिख दे रहा हूं बोलस। तो यानी जैसे ही सैलिवरी ग्लैंड ने सलाइवा को प्रोड्यूस करा, अब वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद जो मॉइस्चरी स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बोलस। क्या बोलेंगे बेटा, बोलस। और लास्ट हमारा क्या होगा, इट इज अ वॉलेंट्री मसल। अगर हम बात करें कि हमारे टंग की, तो टंग हमारी कैसी मसल होती है बेटा, वॉलेंट्री मसल होती है। अब वॉलेंट्री मसल कौन सी होती है, जिन मसल्स के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल हो सकता है, उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करा सकते हो, मूव करा सकते हो, उनको हम बोलते हैं बेटा वॉलेंट्री मसल। क्लियर। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने कुछ सारी चीजें पढ़ी। अब जरा देखो बेटा, सलाइवा का काम समझ लो। यहाँ पर सलाइवा के दो काम हो गए। एक काम तो हमारा क्या हुआ कि खाने को बोलस में कन्वर्ट कर देना, यानी उसको एक मॉइस्चरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देना। और दूसरा जो काम होता है ना बेटा, वो हमारा होता है बेटा स्टार्च को किसमें बदल देना, माल्टोस में। किसमें बदल देना बेटा, माल्टोस में। अब स्टार्च क्या होती है बेटा, स्टार्च होती है हमारी कॉम्प्लेक्स शुगर। क्या होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स शुगर। और माल्टोस क्या होता है बेटा, हमारी सिंपल शुगर। सिंपल शुगर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदलने का काम किसका होता है बेटा, हमारा सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे अमाइलेज। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, अमाइलेज। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा बेटा, हमारा सलाइवा का। ठीक है, अब ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, 1 2 और 3 जगह, ये हमारे क्या है, सेलेवरी ग्लैंड। क्या है, हमारे सेलेवरी ग्लैंड। कि जब भी आप कोई भी चीज खाते हो तो उस टाइम पर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, सलाइवा को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये होल प्रोसेस पूरा बेटा हमारे किसके अंदर हुआ, माउथ के अंदर, जो कि पहला प्रोसेस है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड जिसको हम बोलेंगे इंजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इंजेशन। ठीक है, तो एक बार रिपीट करके दे रहा हूं। सबसे पहले हमने फूड को इंजेस्ट करा, उसके बाद क्या हुआ बेटा, हमारे दांतों ने उसको बाइट करा, बाइट करके च्यू करा। च्यू करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मैस्टिकेशन। ठीक है, उसके बाद टंग के ऊपर जो टेस्ट वर्ड थे वो एक्टिव हो गए, और उसके एक्टिव होने की वजह से जो सेलेवरी ग्लैंड था, सेलेवरी ग्लैंड ने सलाइवा को क्या किया, प्रोड्यूस करा। अब जैसे ही सलाइवा प्रोड्यूस होगा बेटा, सलाइवा क्या करेगा, फूड के साथ मिक्स होकर उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा, मॉइस्चर स्ट्रक्चर। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलेंगे, बोलस। यानी फूड को किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, बोलस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सलाइवा होगा वो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, माल्टोज में। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, डाइजेशन कब होता है बेटा, जब कोई चीज ब्रेक डाउन होती है। क्या बेटा माउथ के अंदर स्टार्च माल्टोज में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा। तो जब ये बेटा ब्रेक डाउन होगा मतलब आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे इनिशिएट यानी सबसे इनिशियल स्टेज कौन सी होती है डाइजेशन की, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, आपका आंसर होना चाहिए ब्यूकल कैविटी या फिर माउथ। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर। क्लियर। अब चलिए बेटा, अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप जरा देखो बेटा हमारा क्या है। अब हमने फूड को इंटेक कर लिया। अब फूड को इंटेक करके मुंह के अंदर क्या बनाया था हमने, बोलस। क्या बनाया था बेटा, बोलस। अब उसी बोलस को माउथ बेटा म्यूकल म्यूकल कैविटी कहाँ भेज देती है, हमारी फूड पाइप के अंदर। किसके अंदर, फूड पाइप के अंदर। अब फूड पाइप के अंदर जिसको हम एक चीज से और नाम से जानते हैं बेटा, ईसोफेगस पाइप। क्या जानते हैं हम, ईसोफेगस पाइप। तो फूड पाइप हो चाहे ईसोफेगस पाइप हो, एक ही बात है। क्लियर। तो सबसे पहले ब्यूकल कैविटी उसने बोलस बनाया, और ब्यूकल कैविटी ने बोलस को कहां पे भेज दिया बेटा, फूड पाइप के अंदर। ठीक है, अब फूड पाइप के अंदर से बेटा ब्यूकल कैविटी सीधे एकदम से नहीं चली जाती है, वो हमारे एक मूवमेंट के जरिए जाती है, और उस मूवमेंट को बोलते हैं बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जरा समझिए बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए बेटा। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो फूड पाइप दिख रही है ना बेटा, ये फूड पाइप क्या करेगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक बार रिलैक्स करेगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी बोलस हमारा नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर कहां जाएगा बेटा, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो जो बेटा फूड पाइप का यानी ईसोफेगस पाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का जो प्रोसेस होता है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ईसोफेगस पाइप के अंदर से जो खाना हमारा स्टमक के अंदर जाता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब जो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट। यानी बात करें तो इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जैसे ये होना है अपनी मर्जी से वैसे ही होगा, इसको आप अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकते, इसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब जरा देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, ब्यूकल कैविटी ने बोलस को ईसोफेगस पाइप में भेज दिया। अब ईसोफेगस पाइप ने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए ये कहां पर भेज देगी बेटा, स्टमक के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टमक।
ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि ईसोफेगस पाइप ने जो फूड को कहां पर भेज दिया बेटा, स्टमक के अंदर, ठीक है। अब स्टमक के अंदर जो भेज दिया, तो अब स्टमक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो समझना बेटा। सबसे पहली चीज म्यूकस। अब जरा बेटा स्टमक के अंदर म्यूकस को समझना। म्यूकस से पहले अच्छा देख लेते हैं कि स्टमक की शेप क्या होती है। स्टमक इज अ लार्ज जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। इसको जे शेप्ड ऑर्गन बोल लो चाहे बीन शेप्ड ऑर्गन बोल लो, तो जो स्टमक की शेप होगी कैसी होगी बेटा, बीन शेप्ड होगी। क्लियर। अब बात करते हैं ना, मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन टू वेज। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। यानी स्टमक के अंदर बेटा जो डाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से? दो पार्ट्स में होता है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन, ठीक है। अब मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं बेटा कि म्यूकस क्या होता है, ठीक है। अब जरा देखो कि स्टमक के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है बेटा, HCl। ये हमारा क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको पता है बेटा HCl कितना खतरनाक होता है। अब HCl बेटा हमारे स्टमक की जो स्किन है, ये लेयर है, लाइन वॉल्स है, उसको ना जला दे, तो उसके लिए बेटा हमारी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, म्यूकस। यानी म्यूकस बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो लेयर दिख रही है ना बेटा, ये जो स्टमक की वॉल है, इसके चारों ओर ये जो लेयर बना लेता है, ये जो लेयर होती है वो HCl से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है स्टमक की वॉल्स को। और इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकस। क्लियर। तो ये म्यूकस की लेयर है। तो म्यूकस क्या होता है बेटा कि जो हमारे स्टमक की वॉल्स को HCl से बचाए, वही लेयर हमारी क्या कहलाती है, म्यूकस कहलाती है। क्या कहलाएगी, म्यूकस। क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, अभी हमने देखा कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो हमारा डाइजेशन होगा वो दो पार्ट्स में होगा। कौन कौन सा? एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो अब मैकेनिकल डाइजेशन समझते हैं बेटा पहले क्या होता है, ठीक है। तो जरा देखिए, जैसे ही फूड हमारा कहां से, ईसोफेगस पाइप से स्टमक के अंदर आएगा, तो स्टमक के अंदर बेटा क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब उस फूड का ब्रेक डाउन होना जरूरी है। अब ब्रेक डाउन होगा तो उतना ज्यादा ही बेटा HCl के साथ क्या होगा, मिक्स हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टमक के अंदर क्या है हमारा, HCl है। क्या है, HCl। और HCl के अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। अब फूड बेटा डाइजेस्ट कब होगा, जब वो अच्छी तरीके से HCl के साथ क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टमक है ना बेटा, वो एक तरीके से ऐसी मूवमेंट करता है, इस तरीके से ऐसी मूवमेंट करता है जो कि अलट पलट के हर बार खाने को HCl के साथ अच्छे से क्या कर देती है, मिक्स कर देती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल डाइजेशन। जहां पर फूड अच्छे से HCl के साथ मिक्स हो जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ स्टमक, बाय द मूवमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। अब जरा देखो, जैसे ही HCl के साथ खाना आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो उस खाने का नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर। तो याद रखना कैसा हो जाएगा, नेचर एसिडिक, ठीक है। अब यहाँ पर HCl का काम क्या होगा बेटा, HCl का काम होगा जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो आप खाने के साथ खाते हुए आए हो, वो आपकी बॉडी को ना नुकसान पहुंचाए, इसीलिए HCl उनको क्या कर देगा, किल कर देगा, मार देगा, ठीक है। तो बेकार बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम किसका होगा बेटा, HCl का होगा। किसका होगा, HCl। अब जैसे ही HCl से खाना हमारा एसिडिक हो जाएगा, तो एसिडिक मीडियम होने की वजह से वो किसको एक्टिवेट कर देगा बेटा, पेप्सिनोजन को। किसको एक्टिव कर देगा, पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बेटा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको करेगा, प्रोटीन को। लेकिन पेप्सिनोजन की एक कंडीशन है कि वो तभी एक्टिव होगा जब उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। तो HCl हमारा नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, जो कि किसको एक्टिवेट कर देगा बेटा, पेप्सिनोजन। किसको एक्टिवेट कर देगा, पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन क्या करेगा बेटा, पेप्सिनोजन करेगा बेटा हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट। किसको करेगा, प्रोटीन को, ठीक है। तो हमारे खाने के अंदर जो प्रोटीन होगी उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होगा, हमारा पेप्सिनोजन का, ठीक है। तो याद रखना, स्टमक के अंदर अगर प्रोटीन को कोई डाइजेस्ट करता है तो वो कौन करता है बेटा, हमारा पेप्सिनोजन एंजाइम, जिसको हम पेप्सिन एंजाइम भी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा कि यहाँ पर हमने दो तीन चीजें पढ़ी। एक तो म्यूकस जो हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से, दूसरा हमारा HCl। HCl क्या करेगा बेटा, एक तो बैक्टीरिया को किल करेगा, प्लस पेप्सिनोजन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तीसरा बेटा पेप्सिनोजन का हमारा काम क्या होगा, एक्टिवेट होने के बाद कि जो खाने के अंदर प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो याद रखना, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में सबसे अदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनसे सबसे ज्यादा समय लगता है। क्लियर।
तो एक बार फिर से देखो बेटा, स्टमक के अंदर क्या हुआ, हमने क्या देखा स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जे शेप्ड ऑर्गन, यानी स्टमक को हम क्या बोलते हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन या फिर जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। अब स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है दो टाइप से होगा, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा बेटा, जैसे ही फूड हमारा ईसोफेगस पाइप से आएगा, एसिड के अंदर जाएगा, तो हमारा स्टमक इस तरीके से मूवमेंट अपनी शो करता है कि वो सारा के सारा खाना किसके अंदर मिक्स हो जाता है, HCl एसिड के अंदर। और जैसे ही HCl एसिड के अंदर मिक्स हो जाएगा, उस खाने का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर। अब उस खाने के अंदर जैसे ही HCl अच्छी तरीके से मिक्स हुआ, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया बेटा हमारा, कौन सा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन। अब इसके बाद जो आगे डाइजेशन स्टार्ट होगा वो होगा बेटा हमारा केमिकल डाइजेशन। एग्जांपल, जैसे ही HCl खाने के साथ मिक्स हुआ, वो बेटा इसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने की वजह से हमारा पेप्सिनोजन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही पेप्सिनोजन एंजाइम एक्टिव होगा, वो किसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगा बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। क्लियर। तो सेकंड पार्ट हमारा किसका था, केमिकल डाइजेशन। और जो फर्स्ट वाला पार्ट जो हमने स्टमक के मूवमेंट से एसिड मिक्स हो रहा था हमारा खाने के साथ, वो हमारा क्या था, मैकेनिकल डाइजेशन। क्लियर। अब जैसे ही बेटा ये स्टमक का पार्ट पूरा हो गया, अब स्टमक फूड को कहां भेज देगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। किसके पास भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, तो अब जरा देखिए किस तरीके से। अब यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है बेटा। अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम के अंदर आपको दो चीजें मेन दिख रही होंगी, एक तो हमारा लीवर, एक तो हमारा लीवर और दूसरा हमारा पेनक्रियास, दूसरा हमारा पेनक्रियास। अब लीवर और पेनक्रियास हमारे बेटा एसेसरी ऑर्गन है। याद करो, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाई थी और दूसरा हमने क्या पढ़ाया था, एसेसरी ऑर्गन। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी होलो ट्यूब थी जिसके अंदर पूरा डाइजेशन परफॉर्म हो रहा था। लेकिन बेटा उसके अलावा मैंने जब आपको एसेसरी ऑर्गन बताए थे, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि एसेसरी ऑर्गन हमारे वो होते हैं बेटा जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करेंगे बाहर से, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन डाइजेशन में फिर भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे बेटा। तो यहाँ पर लीवर और पेनक्रियास ये हमारे क्या है बेटा, हमारे हमारे एसेसरी ऑर्गन है जो कि हमारी डाइजेशन में मदद करेंगे। अब डाइजेशन में किसकी मदद करेंगे बेटा, तो डाइजेशन में मदद करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी मदद करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, एक तो लीवर और दूसरा पेनक्रियास। क्लियर। अब लीवर का काम क्या होता है बेटा, लीवर का काम होता है हमारा यहाँ पर बाइल जूस को क्रिएट करना। ठीक है, याद रखना, बाइल जूस को क्रिएट करना। जरा देखो, लीवर सीक्रेट बाइल जूस को बनाता है बेटा, कौन बनाता है, लीवर। और लीवर जब बाइल जूस को बना देगा तो वो स्टोर कहां पर होगा बेटा, गॉल ब्लैडर में। कहां पर स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, ना कि गॉल ब्लैडर बेटा जूस को बनाता है। ठीक है, याद रखना कि गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, बाइल जूस स्टोर होगा। और बाइल जूस को बनाने का काम किसका होगा बेटा, लीवर का। किसका होगा, लीवर। अब जरा देखो, मैंने क्या बताया था आपको, जब कोई लिक्विड प्रोड्यूस करता है तो वो कौन करता है, ग्लैंड्स करते हैं। कौन करता है बेटा, ग्लैंड। तो यहाँ पर बेटा लीवर भी हमारा क्या है, एक टाइप का ग्लैंड ही है। क्या है, एक टाइप का ग्लैंड ही है जो कि किसको प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल। ठीक है, और ऐसे ही बेटा पेनक्रियास है। पेनक्रियास भी हमारा क्या होता है, ग्लैंड होता है। क्या होता है, ग्लैंड, जो कि पेनक्रियाटिक जूस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अभी आप समझिए बेटा कि लीवर ने बाइल जूस को क्रिएट किया और जैसे ही क्रिएट करा बेटा किस में स्टोर कर दिया, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब बाइल जूस मेक फूड एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या है बेटा, बेसिक। क्या मतलब है इसका, बेसिक। अभी जो स्टमक के अंदर, अभी जो हमने स्टमक के अंदर देखा बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टमक के अंदर अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा फूड था कैसा बन रहा था बेटा, एसिडिक। अब ये एसिडिक जब फूड बेटा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा तो एसिड भी तो जाएगा, एसिडिक जाएगा तो बेटा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होगी उसको क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो बाइल जूस का यहाँ पर एक काम क्या होता है बेटा कि फूड को एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में चेंज कर देना। यानी एसिडिक नेचर था पहले, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, बेसिक में, यानी एल्कलाइन में। ठीक है, तो ये बाइल जूस का काम हो गया। ठीक है, दूसरा बेटा, बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब यहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, जरा देखो, आपके सामने एक डायग्राम है। यहाँ पर फैट का ये क्या है बेटा, एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब फैट का लार्ज मॉलिक्यूल को किसमें बदल दिया बेटा हमने, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अब जरा याद करो, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा,
कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर एक तरीके की क्या हो रही है, ये कैटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, हमारे बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो बाइल सॉल्ट की मदद से फैट किसमें बदल जाते हैं, हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो यहाँ पर लीवर के अंदर देखो हमने कितने काम कर दिए। लीवर का काम क्या हुआ बेटा, लीवर सबसे पहला तो एक ग्लैंड होता है, ठीक है, और ग्लैंड का काम क्या होता है, किसी भी लिक्विड को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर लीवर ने किसको प्रोड्यूस करा, बाइल जूस को प्रोड्यूस करा। बाइल जूस को स्टोर करने का काम किसका हुआ, गॉल ब्लैडर का। फिर बाइल जूस ने क्या करा बेटा, जो हमारा एसिडिक नेचर था फूड का, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्कलाइन नेचर में या फिर बेसिक नेचर में, ठीक है। बेसिक नेचर में कन्वर्ट करने से जो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होंगी बेटा वो बच जाएंगी एसिड से, ठीक है, तो एल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा बेटा बाइल जूस के अंदर जो हमारे बाइल सॉल्ट प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, अब सेकंड जो यूज है वो है हमारा पैनक्रियास। किसका काम है, पैनक्रियास। अब पैनक्रियास का काम क्या है बेटा, पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड है तो कोई ना कोई लिक्विड को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर पैनक्रियास जो है किसको प्रोड्यूस करता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस को। किसको करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को। क्लियर। तो यहाँ पर पैनक्रियास जो है पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज और तीसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है बेटा, प्रोटीन को। किसको करता है, प्रोटीन को, ठीक है। हाँ, ट्रिप्सिन भी करता है बेटा, याद रखना कि सबसे पहले हमारा प्रोटीन कहाँ पर डाइजेस्ट हुआ था, स्टमक के अंदर, और किसके द्वारा, पेप्सिनोजन के द्वारा, ठीक है। अब कुछ ना कुछ प्रोटीन हमारा बच जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की भी कई वेराइटीज होती हैं, तो जो समय लेती हैं वो हमारी कहाँ आ जाएंगी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अभी आएंगे, ठीक है। तो वहां पर जो ट्रिप्सिन है वो किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा, प्रोटीन को। और जो लाइपेज है हमारा, लिपेज, इसको वो किसको करेगा बेटा, इमल्सिफाइड फैट्स, यानी जो छोटे छोटे ये ड्रॉपलेट जो बनी है ना बेटा फैट की, इनको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। यानी फैट को डाइजेस्ट करने का काम किसका होगा बेटा, हमारा लिपेज का। और तीसरा है बेटा हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो तीन तरीके के यहाँ पर जूस देखे हमने पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जिनका अलग अलग क्या है, फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहला ट्रिप्सिन जो कि हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, दूसरा लिपेज जो कि हमारा फैट को डाइजेस्ट करेगा, तीसरा बेटा हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया बेटा लीवर का काम क्या हो गया और पैनक्रियास का काम हो गया, ठीक है। अब यही लीवर और पैनक्रियास, देखो जरा, यही लीवर और पैनक्रियास मिलकर बेटा क्या करेंगे, दोनों अपने अपने जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अभी मैंने क्या बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प कैसे करते हैं बेटा, कि लीवर अपना बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है और पैनक्रियास अपना पैनक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, ठीक है। अब जैसे ही बेटा दोनों के दोनों जूस किसके अंदर आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा सारा के सारा क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये एक ऐसी जगह है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म होता है। तो जरा देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। यानी यहाँ पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, फैट होंगे, वो सबके सब क्या हो जाएंगे बेटा, डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखो, वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनल एंजाइम्स। अब जरा देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो हैं ही, प्लस उसने बाइल जूस को भी लिया, प्लस पैनक्रियाटिक जूस को भी लिया। तो जब तीन चीजें यहाँ पर हो गई बेटा, तो जितना बचा कुचा डाइजेशन होगा वो सारा के सारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब जरा देखो, अब इसी एंजाइम्स की वजह से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें बदल जाते हैं बेटा, ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाएंगे, ग्लूकोज के अंदर। और जो हमारा फैट होगा वो किसमें बदल जाएगा बेटा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। इसके अंदर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। और जो हमारा प्रोटीन होगा वो किसमें बदल जाएगा बेटा, अमीनो एसिड। प्रोटीन किसमें बदल जाएगा, अमीनो एसिड। क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, इसके बाद इट रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास। अभी मैंने क्या बताया कि लीवर ने और पैनक्रियास ने क्या किया बेटा, अपने अपने जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिए। अब जैसे ही भेज देंगे बेटा, तो अब यहाँ पर पूरी डाइजेशन कंप्लीट हमारी हो गई विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास। क्लियर। अब यहाँ पर देखो बेटा, आप इस डायग्राम को देखो, इस वाले को, इस वाले डायग्राम के अंदर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये
फिंगर टाइप की सी दिख रही है, ये हमारा क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप के, हॉलो पाइप के अंदर का नजारा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी क्या होती है बेटा, विलीज होती है, हमारी क्या होती है, विलीज। अब विलीज का काम क्या होता है बेटा, अब विलीज के अंदर हमारी कैपिलरीज होती है बेटा, क्या होती है हमारी, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के अंदर क्या होता है बेटा, हमारा ब्लड होता है। अब वही ब्लड इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से फूड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा बेटा, फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा, एब्जॉर्प्शन। अभी सबसे पहले माउथ में क्या हुआ था, हमारा इंजेशन, उसके बाद तक हमारा ये यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा क्या हुआ बेटा, डाइजेशन। अब डाइजेशन में जैसे ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही डाइजेशन परफॉर्म हो गया, अब उसके बाद ये विली का काम स्टार्ट हुआ। विली के अंदर जो कैपिलरीज हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, और उस ब्लड के अंदर क्या हुआ बेटा, फूड को एब्सॉर्ब कर लिया, उस फूड को क्या कर लिया, ब्लड ने एब्सॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर तीसरा प्रोसेस भी हो गया हमारा, कौन सा, एब्सॉर्प्शन। कौन सा हो गया बेटा, एब्सॉर्प्शन। क्लियर। अब देखो यहाँ पर दे भी रखा है बेटा कि एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड इनटू ब्लड, विली के द्वारा हमने फूड को एब्सॉर्ब कर लिया ब्लड के अंदर। अब जरा देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की आपको लेंथ भी दे रखी है 5 से 6.5 मीटर, ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। अब जरा देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या बचा बेटा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी हमारा फूड बचा, ठीक है, जो भी हमारा फूड बचा, अब वो फूड कौन सा, अनडाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड। ज्यादातर तो फूड डाइजेस्ट हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कुछ ना कुछ एक आधा परसेंट हमारा फूड ऐसा रह जाता है जो कि डाइजेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम कहाँ पे भेज देते हैं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारी लेंथ में छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन डायामीटर में बड़ी होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। तो जरा देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेंथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमने क्या किया, जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, सम वाटर एंड सॉल्ट आर एब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो जो वेस्ट मटेरियल के अंदर कुछ वाटर या फिर जो कुछ सॉल्ट रहेगा वो यूजफुल, उसको वो क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, और बाकी बचा कुचा मटेरियल कहाँ भेज देता है बेटा, हमारा रेक्टम के पास। किसके पास भेज देता है, रेक्टम। अब रेक्टम क्या होता है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन होता है, लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम बेटा रेक्टम। अब रेक्टम के अंदर जो हमारा फीकस मटेरियल होता है, फीकल मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है बेटा, स्टोर होता है, ठीक है। और जैसे ही हमें अपनी बॉडी से इसको आउट करना होता है, तो बाय द एनस हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, आउट कर देते हैं। बाय द एनस हम इसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। क्लियर। तो अब जरा देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। तो एनस के जरिए हम क्या कर देंगे, बचे कुछ मटेरियल जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल देंगे। और लेंथ इज अबाउट 1.5 मीटर। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो वो कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर। तो ये तरीका था बेटा हमारा कंप्लीट पूरा डाइजेशन का। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने पूरा एक डाइजेशन देखा।